So magnetic field at a point lying on axis of a circular conductor carrying current. तो पिछले लेक्चर में भी आपने सर्कुलर कंडक्टर ही लिया, लेकिन सर्कुलर कंडक्टर जिसमें करंट चलती है वो एक मैग्नेट है। तो उसके सेंटर पर कल आपने पिछले लेक्चर में निकाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आज भी सर्कुलर कंडक्टर है, लेकिन आज इसके सेंटर पर नहीं निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आज निकालना है उस पॉइंट पर जो कि इसकी एक्सिस पर लाई करता है या एक्शन लाइन पर लाई करता है। तो सर्कुलर कंडक्टर का एक्शन लाइन क्या हो गया, जरा देखिए, पूरा ध्यान रखना। ये आप मान लीजिए सर्कुलर कंडक्टर है कैरिंग करंट। तो अगर कोई एक्सिस मींस लाइन, अगर कोई लाइन इसके सेंटर में से गुजरती है, ये देखिए इसके सेंटर में से गुजरती है और इसके प्लेन पर ऐसे नहीं है, एक तो वो सेंटर से गुजरनी चाहिए, इसके सेंटर से, दूसरा इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखिए दिस इज कॉल्ड एक्शन लाइन और दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। इसी एक्सिस को आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, हालांकि पेन जो है छोटा, आप इसको 1 मीटर भी ले सकते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। सो इसी एक्सिस पर, जो इस कंडक्टर की एक्सिस है, इसी पर एक क्या बोलते हैं, एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। तो वेरी सिंपली दिस इज योर सर्कुलर कंडक्टर जो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो दिस इज इट्स एक्सिस। तो इट्स एक्सिस इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दिस इज इट्स एक्सिस। ये देखिए आप, तो इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, जैसे मैंने उधर लिया P, तो उस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो इसके लिए चूंकि हमें बायोट-सावर्ट लॉ को ही यूज करना है, तो यहां पर ये एक सर्कुलर कंडक्टर मैंने लिया। लेट मी सपोज ये कैरी करता है करंट I। ये देखिए अब इसमें करंट चलेगी किसी डायरेक्शन में तो चलेगी। लेट मी सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट मींस क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट चलती है, जब इसमें करंट चलती है इट विल टर्न इनटू अ मैग्नेट। तो ये इसका एक्शन लाइन है, क्योंकि बोर्ड पर आपको ये क्लियर व्यू नहीं आएगा 3 डायमेंशन, इसीलिए मैंने आपको रिंग पर दिखा दिया। तो सीधी बात है, दिस इज इट्स एक्शन लाइन एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P which lies on the action line. Now the point lies at a distance x from the center of the circular coil. तो आप मुझे बताइए, ये x ही मुझे बताएगा ना आपका पॉइंट कहां पर है। देखिए एक्शन लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, ये पॉइंट भी एक्शन लाइन पर है, ये पॉइंट भी एक्शन लाइन पर है, ये भी एक्शन लाइन पर है, और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए x जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि x ही आपको बताता है कि आपका पॉइंट जो है वो कितना दूर है एक्शन लाइन पर। तो हमारा पॉइंट P जो है इट लाइज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो आप मुझे बताएं, अगर ये x 0 बनेगा, तो मुझे बताइए पॉइंट P कहां पहुंच जाएगा। डेफिनेटली जब आप पॉइंट P को नजदीक लाएंगे सर्कुलर कंडक्टर के, ये पॉइंट P आप यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां, फिर आप इसको सेंटर पर सीधे लाएंगे। अबे सीधी बात है x 0 बनेगा, तो इसका मतलब है जब x 0 बनेगा तो पॉइंट P आपका सेंटर पर आ जाएगा। तो इसलिए आपको फिर रिजल्ट मिलना चाहिए कल के क्वेश्चन का कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो इसका मतलब है जब हम ये क्वेश्चन निकालेंगे, फिर अगर हम कोई स्पेशल केस निकालेंगे, वहां पर x पुट करेंगे 0, तो हमें यहां से फिर वही रिजल्ट निकलना चाहिए जो हमें कल मिला था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो वो तो बाद में स्पेशल केस आएगा, लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है ऑफ रेडियस और कैरिंग ए करंट I। इसका एक्शन लाइन वो है जो आपने देख लिया अभी, उस एक्शन लाइन पर कोई पॉइंट है, लेट मी सपोज P, और मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं, ठीक है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर होगा। तो चूंकि मुझे बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना है, तो इसलिए ये जो मेरा कंडक्टर है जिसका पूरा लेंथ 2πr है, तो मैं डायरेक्ट 2πr से नहीं देखता हूं क्या मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर, जैसे आपको बायोट-सावर्ट लॉ से पता है। तो हम इस पूरे सर्कुलर कंडक्टर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तब्दील करते हैं, छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में तब्दील करते हैं, और वो करंट एलिमेंट में लेता हूं यहां पर, ये देखिए आप, इसका लेंथ मैंने लिया यहां dl, वेरी स्मॉल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ dl। तो ये जो O डैश यहां पर मैंने दिखा दिया, दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट के मिडिल पॉइंट से, देखिए करंट एलिमेंट के मिडिल पॉइंट से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो मैंने A से दिखा दी, स्मॉल a से दिखा दी, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह 3 पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक है x आपको शो करता है कि आपका पॉइंट जो है वो एक्शन लाइन पर कितना दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लाइन है, और जो है ये रेडियस सर्कुलर कंडक्टर का, और
ए जो है ये बेसिकली जगह लेगा जो बायोट सर्वट लॉ में आपने आर यूज किया है, उस आर का जगह यहाँ ए लेगा, क्योंकि आर वहां बायोट सर्वट लॉ में था करंट एलिमेंट के मिडल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक डिस्टेंस। तो यहाँ करंट एलिमेंट का मिडल पॉइंट ओ डैश है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका पी है, सो वो जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट के मिडल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक वो तो ए है, तो इसलिए वहां जो आर आया था उसको यहाँ ए रिप्लेस करेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये जो यहाँ पर ये लाइन आपने डाली एक्शियल लाइन, ठीक है ना, और यहाँ से ये ए लाया, तो इनके बीच में यहाँ कोई एंगल बनता है, मैंने इस एंगल को बीटा नाम रखा है, ठीक है, कुछ भी एंगल होगा मैंने बीटा नाम रखा है इसका, जस्ट लाइक दैट। तो पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस होल कंडक्टर है। तो फिलहाल मैं देखता हूँ यूजिंग बायोट सर्वट लॉ, तो मैंने एक इसका बहुत छोटा एलिमेंट लिया, ठीक है ना, करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। तो फिलहाल मैं देखता हूँ इस डीएल करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर बाय यूजिंग बायोट सर्वट लॉ। और बायोट सर्वट लॉ मुझे बताता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर होगा डीवी, डीबी क्यों, बी क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अभी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखा है टू द होल कंडक्टर। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय बायोट सर्वट लॉ, आपको बायोट सर्वट लॉ पता होगा, दैट इज म्यू 0 बाय 4 पाई आई शाबाश डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यही मैं बात कर रहा था, वहां मैंने आर स्क्वायर लिया था, लेकिन आप बताइए आर क्या था वहां बायोट सर्वट लॉ में, उधर आर था करंट एलिमेंट के मिडल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक डिस्टेंस। तो ये करंट एलिमेंट का मिडल पॉइंट है ओ डैश, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, और इस मिडल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ ए से शो की, तो इसलिए यहां पर आएगा ए स्क्वायर ना कि आर स्क्वायर। इसके बाद मसला यहां पर आता है थीटा का, कि यहां एंगल क्या है। अब आपको पता है बायोट सर्वट लॉ में ये एंगल किस किस के बीच में है, थीटा आर और डीएल के बीच में, वहां आर और डीएल के बीच में, यहां होगा ए और डीएल के बीच में है। तो यहां ए और डीएल के बीच में मुझे देखना है एंगल कितना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स से आगे जाएगा, ठीक है। ए और डीएल के बीच में एंगल कितना है ना। आपको यहां पर ए नजर आता है, दिस इज योर लाइन ए which connects middle point of your current element, middle point of your current element with the observation point, ये A है। और DL आप देख रहे हैं, ये करंट एलिमेंट आपने लिया सर्कुलर कंडक्टर पर, इस DL और इस A के बीच में एंगल क्या है, मैं बोलता हूं 90 डिग्री है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहां तो 90 नहीं दिखता है, यहां, लेकिन ये एंगल नहीं है ये। अब देखिए एंगल कौन है, देखिए जरा, ये सर्कुलर कंडक्टर है, यही जो आप देख रहे हैं, ओके। ये इसका एक्शियल लाइन है, ये पूरा ध्यान रखना, अभी मैं इसको रिमूव करता हूं, लेकिन आप जहन में रखिए इसका एक्शियल लाइन कहां से आ रहा है। ये देखिए इसका एक्शियल लाइन है, ठीक। ए जरा देखिए, वो जो ए है, यहां करंट एलिमेंट है, यहां करंट एलिमेंट है, ये देखिए इस करंट एलिमेंट के मिडल पॉइंट से जो लाइन जा रही है उस एक्शियल लाइन पर, वो ए है, ये ए है, ये देखिए। अब इस ए और डीएल कहां है, जरा देखिए, ये ए है आपका, डीएल कहां है, डीएल यहां है ना, यहां। उस डीएल का डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन देगा, टेंजेंट। तो इसका मतलब है ये आपको डायरेक्शन ऑफ डीएल देगा, ये देखिए जो आपने टेंजेंट डाला है इस पर, ओके। ये आपको डायरेक्शन ऑफ डीएल देता है, डायरेक्शन ऑफ डीएल, और ये आपका ए है, ये देखिए ये आपका ए है जो एक्शन लाइन पर आ रहा है यहाँ। ये एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, वो ये एंगल है, ये देखिए जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, फिगर में आपको कंफ्यूजन होगा, ये एंगल ये वाला एंगल है, ये एंगल ये नीचे वाला एंगल नहीं है, ये एंगल जो इस डीएल की डायरेक्शन और इस ए की डायरेक्शन में यहां एंगल बनता है ना, तो ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये नीचे वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, जो जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये तो डीएल है, ये तो ए है, ठीक है ना, वो ये एंगल बता रहे हैं 90 है, ये एंगल 90 नहीं हो, ये कैसे, ये तो नीचे जा रहा है, ये एंगल कैसे 90 होगा। तो ये डीएल की डायरेक्शन है, क्योंकि डीएल की डायरेक्शन टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएल, दिस इज योर ए एंड दिस इज द एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस, ये वाला एंगल 90 बन जा रहा है ए और डीएल के बीच में। दैट इज व्हाई मैं यहां पर थीटा के बदले 90 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो चूंकि यहां होगा एंगल जो होगा बिटवीन ए एंड डीएल वो 90 होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट पी पर ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल है ना, वो होगा म्यू 0 by 4 pi, that is I dl sin 90
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज द एंगल बिटवीन ए एंड डीएल, बिटवीन ए एंड डीएल इज 90 डिग्री। तो जो साइन 90 मान होता है तो इसलिए आपको डीबी मिलेगा म्यू 0 बाय 4 पाई दैट इज आई डी एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आई एम कॉलिंग इट इक्वेशन 1। अब मसला है ये डीबी जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे बायोट-सावर्त लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था जब आपने वो वेक्टर फॉर्म में लिया बायोट-सावर्त लॉ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड डीएल। याद रखना आर और डीएल दोनों पर परपेंडिकुलर था। यहां आर को चूंकि रिप्लेस किया ए ने तो इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड ए और डीएल दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ए और डीएल दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। अब आपका ए कहां से आ रहा है, ये देखिए ये आपका ए है ना, तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, डीएल पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो पॉइंट पी पर चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में निकाल रहा हूं तो इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहां आपको दिखाता हूं। ये देखिए श्योर दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए डीबी, ये इसका डायरेक्शन है डीबी। ये देखिए तो ये डीबी जो है ये ए पर परपेंडिकुलर रहना चाहिए। दैट इज मैंने यहां जो एंगल बनाने की कोशिश की है 90 डिग्री बनाने की कोशिश की है। तो चूंकि ए और डीएल आपस में परपेंडिकुलर है और अगर ये डीबी इस ए पर परपेंडिकुलर है तो ये डीएल पर भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि डीएल और ए आपस में ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो इसलिए यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ, चूंकि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला आपने उधर वेक्टर फॉर्म में जब बायोट-सावर्त लॉ को लिया तो आपने लिखा कि वो जो डीबी है वो आर और डीएल दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यहां परपेंडिकुलर होगा ए और डीएल पर, इसलिए मैंने वो डीबी जो है पॉइंट पी पर ए को परपेंडिकुलर डाला। दैट इज राइट। ये पता होना चाहिए कि यहां पर डीबी की डायरेक्शन मैंने क्यों दिखाई है इसे। तो ये डीबी जो है ये इस ए पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, मैं थोड़ा इधर साइड में इसको लिखता हूं। मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है डीबी, मैं इसको रिजॉल्व करना चाहता हूं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई कैन रिजॉल्व इट। तो जब हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम इसके इनिशियल पॉइंट पर दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर डालते हैं। तो एक एक्सिस कौन है, ये देखिए एक एक्सिस यही है। अगर मैं एक्शन लाइन को आगे बढ़ाऊं जिस पर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये देखिए यहां से एक एक्सिस आ रही है और दूसरा एक्सिस में यहां डालता हूं परपेंडिकुलर। ये देखिए आप ओके। अब मसला है यहां तो एंगल बीटा है, ये वाला एंगल ये आपने ऑलरेडी लिखा है, मैंने इसको बीटा नाम लिखा है। ये देखिए ये एंगल किस किस के बीच में है, ये बीटा ये एक तो इस ए के बीच में है, दूसरा जो यहां से एक्शन लाइन आ रही है एक्स। तो ए और एक्स के बीच में एंगल बीटा है। मैं बोलता हूं यहां भी एंगल बीटा है, यहां ये जो एंगल यहां है ये भी बीटा होगा। ये देखिए तो आप क्यों मानेंगे, आप मानेंगे जब मैं आपको बताऊंगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल्स द एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स। आपने 11th में बहुत बार इसको यूज किया है। तो यहां भी अगर आप देखेंगे यहां ए लाइन और एक्स लाइन के बीच में एंगल बीटा है। अब जो ए और एक्स पर परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच में भी यही एंगल होगा। और ये जो दो लाइन्स यहां पर है, ये एक इनमें से एक्स पर परपेंडिकुलर है, एक ए पर परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन एक्स पर परपेंडिकुलर है, ये देखिए, और वो वाली लाइन जो है वो ए पर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जो यहां एंगल बनेगा वही इन दो के बीच में बनेगा, जस्ट लाइक दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल्स द एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स। तो हम आगे जाएंगे। तो इसके बाद मुझे इस डीबी को रिजॉल्व करना है। तो किसी भी वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स निकलते हैं, अगर वेक्टर एफ है उसके कंपोनेंट निकलेंगे, अगर एंगल थीटा है एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। अगर वेक्टर बी है बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर डीबी है तो डीबी साइन बीटा डीबी कॉस बीटा, क्योंकि एंगल बीटा है जो ये बनाता है। तो डीबी के कंपोनेंट्स निकलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डीबी साइन बीटा डीबी कॉस बीटा। अब कौन कहां से निकलेगा आपको पता है, जहां से एंगल होता है वहां से कॉस कंपोनेंट निकलता है। तो इसलिए यहां से निकलेगा कॉस वाला कंपोनेंट डीबी कॉस बीटा। पूरा ध्यान रखना है, यहां वर्टिकल एक्सिस से डीबी कॉस बीटा क्योंकि वहां से बीटा आ रहा है, और यहां से निकलेगा डीबी साइन बीटा। यहां से निकलेगा डीबी साइन बीटा एक्शन लाइन से जिस पर आपका पॉइंट जस्ट लाइक दैट। ओके
इसके बाद जरा देखिए, ये जो आपका कंडक्टर है ना, आपको पूरे कंडक्टर से देखना है मैग्नेटिक फील्ड, आपको सिर्फ डीएल लेवल से नहीं देखना है। अब एक बात है, अगर मैं ये जो सर्कुलर कंडक्टर है, अगर मैं इसको यहां पर एक डायमीटर डालूं, जो मैं डॉटेड लाइंस बनाता हूं, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फिगर उतनी ही बनानी है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो यहां पर जब मैं ये डायमीटर डालूं फॉर एग्जांपल, तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड होता है सर्कल, बिल्कुल ऊपर भी एक हिस्सा नीचे भी एक हिस्सा, क्योंकि डायमीटर जो है ये पूरे दो हिस्सों में तब्दील करता है किसको, सर्कुलर कंडक्टर को। अब देखिए, एक डीएल आपने ऊपर लिया, बिल्कुल इस डीएल के अपोजिट में इस हिस्से में भी एक डीएल होगा। जरा मैं बात करूं, ये देखिए एग्जैक्टली यहां पर जैसे ऊपर एक डीएल है, बिल्कुल उसके अपोजिट में नीचे भी एक डीएल होगा। मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन में ये डीएल चूज नहीं किया, आपने ये डीएल चूज किया, कोई जरूरी नहीं है, आप यहां भी डीएल ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कौन डीएल लेंगे, लेकिन एवरी डीएल विल कंटेन एन अपोजिट डीएल इन दिस सर्कुलर कंडक्टर। आपने ये डीएल लिया, बिल्कुल इसके अपोजिट में यहां डीएल होगा। आप यहां पर कोई डीएल लेंगे, यहां पर, यहां से यहां तक, बिल्कुल इसके अपोजिट में यहां एक और डीएल होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा जरा देखिए, अगर मैं इस डीएल की बात करूं, बिल्कुल इसी तरह ये इसका मिडिल पॉइंट में मानो, जैसे वहां लिया मैंने ओ डैश, यहां से आप बिल्कुल एक लाइन उठाएंगे जैसे वहां से उठाया था, ये देखिए, इसको कनेक्ट करेंगे पी के साथ, ये देखिए, ये डॉटेड आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो वहां जो लाइन थी वो ए है, ये हमारा ए बनेगा यहां, श्योर, यहां पर ये हमारा आर बनेगा, ठीक, ये हमारा डीएल है। तो मुझे बताइए इस डीएल से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, बिल्कुल इतना ही होगा जितना यहां मैंने निकाला, क्योंकि वो भी डीएल है, ये भी डीएल है। फर्क कितना है, वो ऊपर है वो नीचे है। हाँ, अब जो इस डीएल से मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना ही होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी आपने देखा उस वाले डीएल, उस वाले डीबी का जो डायरेक्शन होगा वो ए पर परपेंडिकुलर है, तो इस डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो इस ए पर परपेंडिकुलर होगा, इस ए पर। तो इसका मतलब वो डीबी ऐसे आएगा, ये देखिए, वो जो डीबी है वो इस ए पर परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये वाला डीबी जो है वो इस ए पर परपेंडिकुलर होगा, सही। अब जैसे वो डीबी रिजॉल्व हो गए, ये डीबी भी रिजॉल्व हो जाएगा, वो वाला इंटरएक्टिव कंपोनेंट्स है। तो कैसे रिजॉल्व हो जाएगा, ये वाला एंगल बीटा बनेगा, जैसे ऊपर एंगल था, किस किस के बीच में एंगल बीटा था, ए और एक्स के बीच में। तो यहाँ ये ए है, ये एक्स है, तो यहाँ ये नीचे बीटा बनेगा। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए डीबी को आपको दो एक्सिस परपेंडिकुलर डालनी पड़ेगी। एक एक्सिस तो यही है जो आपने पहले डाली, दूसरा एक्सिस आप यहां से डाल सकते हैं क्योंकि नीचे की जाने एंगल है, देखिए बिल्कुल उसके अपोजिट में, देखिए। तो ये वाला एंगल यहां बनेगा डीबी, देखिए सॉरी बीटा, डीबी नहीं बीटा, क्योंकि यहां जो एंगल है वही यहां बनेगा। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर। अब डीबी जब रिजॉल्व हो जाएगा, इसके जो कंपोनेंट्स निकलेंगे क्या होंगे, डीबी साइन, डीबी कॉस। तो डीबी कॉस कहां से निकलेगा, डीबी कॉस यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां से बीटा आ रहा है, यहां से एंगल, वहां से कॉस कंपोनेंट निकलता है, तो यहां से निकलेगा डीबी कॉस बीटा, ओके। और यहां से निकलेगा डीबी साइन, जहां से पहला निकला था, तो यहां से दूसरा निकलेगा डीबी साइन बीटा, समझ गए आप। तो इसका मतलब है कि हर किसी डीएल के यहां अपोजिट डीएल होगा। और जब आपने ये दो डीएल लिए, अब जरा देखिए क्या हो गया, ये वाला डीबी कॉस और ये वाला डीबी कॉस एक दूसरे में मैग्नीट्यूड में बराबर है। क्यों है, अरे ये भी डीबी है, ये भी डीबी है, ये भी कॉस बीटा, ये भी कॉस, तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, मामला खत्म। अब यहां सिर्फ दो बच जाते हैं, डीबी साइन, डीबी साइन, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो अपोजिट नहीं है। अब मसला क्या, मैंने क्यों दिखाया ये दो जगह। अब देखिए यहां पर एक और डीएल में लेता हूं, यहां फॉर एग्जाम्पल इसके बिल्कुल अपोजिट में यहां एक और डीएल होगा यहां। अब इसका कास वाला कंपोनेंट वो डीबी कास और इसका डीबी कास भी कैंसिल हो जाएगा, डीबी साइन वाले कंपोनेंट उधर से निकलेंगे। तो इसका मतलब है ये जो डीबी कॉस और डीबी कॉस है, हर कोई डीएल का अपोजिट डीएल होगा यहां, जस्ट लाइक दैट। इसलिए हर कोई डीबी कॉस अपने अपोजिट डीबी कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बच जाएगा वो सिर्फ डीबी साइन बीटा है।
तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मुझे इन डीबी साइन बीटा, डीबी साइन बीटा, डीबी साइन जितनी बार ये निकलेंगे ये एड अप हो जाएंगे, बिकॉज व्हेन वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय देयर एडिशन है। तो ये डीबी साइन बीटा कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, अरे जितने डीएल होंगे, क्योंकि एक डीएल के लिए यहां से एक डीबी साइन बीटा निकलता है, एक डीएल के लिए एक डीबी साइन, तो अगर इसके 10 डीएल निकलते हैं तो वो डीबी साइन बीटा 10 बार ऐड करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई हैव टू ऐड अप दोस डीबी साइन बीटास। सो दैट इज व्हाई मैं लिखूंगा यहां पर कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी, दैट विल बी गिवन बाय एडिंग, ठीक है ना, एडिंग डीबी साइन बीटा, पूरा ध्यान है। अरे डीबी कॉस बीटा को क्यों ऐड नहीं करेंगे, अरे ये तो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, हर किसी डीएल का अपोजिट डीएल, हर किसी डीबी साइन बीटा का एक अपोजिट डीबी साइन बीटा होगा, ठीक है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। अब जो एड अप हो जाएंगे वो डीबी साइन बीटा हो, क्योंकि वो भी मैग्नीट्यूड में सभी बराबर है, लेकिन क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, when vectors act in the same direction their resultant is given by their addition. So that is that to get the total magnetic field at point P I have to add up all these dB sin beta, और add up हम दिखाते हैं इंटीग्रेशन से, तो add up करो, कितनी बार add up करना है, कितनी बार dB sin beta add up करना है, बताइए, जितने dl निकलेंगे, अरे dl कितने निकलेंगे, ये डिपेंड करेगा इस सर्कुलर कंडक्टर के सर्कमफ्रेंस पर, दैट इज व्हाई लिमिट्स मूव हो जाएंगे 0 to 2 पाई r, बस आगे बहुत आसान मामला है, ठीक है। ये डीबी हमें ऑलरेडी इक्वेशन 1 में मालूम है, ये सबस्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें आगे मिल जाएगा हम क्या देखें। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड at point P, यहां पर जो पॉइंट है, which lies on the axis of the circular conductor at a distance x from the center of the circular conductor। अब मैं ये मिटाऊंगा ये वाला, ये देखिए आप, ये ए वगैरह जो नीचे मैंने दिखाया, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया, बाकी आपको फिगर सिर्फ उतना ही बनाना है जितना आपने पहले बनाया, देखिए आप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई r, 0 to 2 पाई r। अब यहां है dB, अब इक्वेशन 1 में आपने dB ऑलरेडी निकाला है, so that is mu 0 by 4 pi I dl divided by a square, then comes sin beta, okay? तो यहां पर B मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, mu 0 बाई 4 पाई, कांस्टेंट सभी बाहर आएंगे, I बाई ए स्क्वायर साइन बीटा, सो इंटीग्रेशन में रहेगा 0 to 2 पाई r, सिर्फ डीएल, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है सम अप, और सम अप हो जाएंगे डीएल, एक डीएल, दूसरा डीएल, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सभी डीएल जब आप जमा करेंगे यू विल गेट 2 पाई r, तो आपको यहाँ इस इंटीग्रल से भी 2 पाई r ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स म्यू 0, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी कहाँ है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट, सो दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई ए स्क्वायर, दैट इज आई, दैट इज साइन बीटा। देखिए, तो देखिए मैं इस ट्रायंगल से साइन बीटा निकाल सकता हूं, ट्रायंगल का नाम मैं लेता हूं ओ डैश पी, ये देखिए यहाँ आपका पॉइंट P है, ये है आपका O डैश, देखिए O डैश, O डैश देन P, है ना। तो यहाँ पर साइन बीटा, तो साइन ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बीटा एंगल चूंकि यहाँ है तो परपेंडिकुलर हो गया R, एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज A है, सो इट विल बी R डिवाइडेड बाय A, तो साइन बीटा के बदले में लिखता हूं R डिवाइडेड बाय A, बाकी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये तो आपको पता है, दैट इज L, लिमिट्स आ जाएंगे राइट साइड में 0 to 2 by r, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज म्यू 0 I divided by 4 pi a cube
ए स्क्वायर और ए इंटू आर, तो लिमिट दे दीजिए, एल के बदले ऊपर का लिमिट दैट इज 2 पाई आर माइनस एल के बदले नीचे वाला लिमिट, so you get magnetic field is mu 0 I or divided by 4 pi a cube into 2 pi r. देखिए देखिए क्या क्या फैक्टर कैंसिल होते हैं, बाकी जो बच जाता है you get the total magnetic field at a point lying on the axis of the circular conductor carrying current. So this magnetic field will be equal to, अब एक पाई और पाई गया, ठीक है, 2 1s are 2 2s are, तो आपको बच जाता है म्यू 0 आई आर और आर हो गया आर स्क्वायर, म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ए क्यूब। अब आपको एक्सप्रेशन मिल गई थी, लेकिन ये जो ए है जनरली आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में रियल सिचुएशंस में नहीं दिया गया होगा, तो आपको जो दिया गया होगा वो तो एक्स होगा। जनरली आपको रेडियस दिया गया होगा सर्कुलर कंडक्टर का, रेडियस दिया गया होगा, और जनरली आपको एक्स दिया गया होगा, क्योंकि एक्स ही आपको बताएगा ना कि आपका पॉइंट पी जो है ये कितना दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर। आपको जनरली ए नहीं दिया गया होगा, है ना, तो इसलिए मैं इस ए को तब्दील करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ आर एंड एक्स, तो उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा उसी ट्रायंगल में जिसका नाम मैंने यहां भी दिया। तो इस ट्रायंगल में ओ डैश ओ और पी, पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस ए स्क्वायर इक्वल इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है, लेकिन मुझे चाहिए ए क्यूब, मुझे मिल गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से मुझे ए क्यूब कैसे मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड, पूरा ध्यान रखना ये तो मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, अब मैं दोनों साइड जो है 3/2 पावर लेकर, देखिए क्योंकि इक्वेशन को कोई ऑपरेशन जब करनी है तो बोथ साइड्स करनी पड़ती है, ठीक है, तो जब ऊपर नीचे पावर आते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 गेट्स कैंसल्ड, यू गेट ए क्यूब, ठीक है ना, जो आपको जरूरत है। तो ए क्यूब आपको मिलेगा और स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो इसलिए आप ए क्यूब के बदले ये लिख सकते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू 0 आई और स्क्वायर बाय 2, अब इस ए क्यूब के बदले आप लिखेंगे दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना, तो ये एक टर्म के लिए है। तो अगर आपको ये सर्कुलर कंडक्टर जो है अगर इसमें n टर्म्स होंगी, ठीक है ना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो इसको n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर n टर्म्स, अगर आपके सर्कुलर कंडक्टर में n टर्न्स है, फिर पॉइंट P जो इसकी एक्सियल लाइन पर है उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 n I और स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into r square plus x square power 3/2. I'll be calling it equation A. Now this is your required equation which gives you magnetic field at a point lying on the axis of a circular conductor carrying current.